बात करेंगे। इलेक्शन का ऐलान होते ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 522 पॉइंट्स इजाफे के बाद 53,000 की सतह अबूर कर गया है। अपडेट करते चलें, इलेक्शन का ऐलान होते ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि इस कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और जो ये इस हफ्ते उम्मीद की जा रही थी कि क्या ऑल टाइम हाई यानी कि तमाम अब तक की जो बुलंद तरीन सतह है इस वक्त 100 इंडेक्स यानी कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो तमाम सतहें अबूर करता हुआ जो है इस वक्त 53,111 की सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। मार्केट ने अब तक की जितनी भी ये जो 6 साल कबल जिसे कह सकते हैं 24 मई 2017 को जो है वो हमने देखा था कि 53,024 की सतह जो है वो ट्रेडिंग के दौरान सबसे ज़्यादा हाई मारा था। और उसके बाद आज मार्केट में जब इलेक्शंस की तारीख आई है ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर मार्केट जो है वो अपनी ऑल टाइम हाई करेगी और वो आज ये दिन हमने देखा कि मार्केट ने जो है कारोबार के दौरान ये इस वक्त तक इंडेक्स जो है 53,111 की सतह पे पहुंच चुका है। उसके अंदर क्या वजूहत, क्या मजीद तफसीलात और मार्केट किस तरफ जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में IMF से भी अच्छी खबरें आने वाली। शहरियार, मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो हम उम्मीद कर रहे थे वैसी ही नजर आ रही है। क्या कहिएगा, क्या कैपिटलाइजेशन कितनी बढ़ चुकी है अब? देखिए, मार्केट की कैपिटलाइजेशन में सिग्निफिकेंट इजाफा हम देख रहे हैं और अब मार्केट तकरीबन 7,640 अरब से ऊपर की मार्केट की कैपिटलाइजेशन आ गई। नो डाउट कि डॉलर टर्म में हमारी कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम है। लास्ट टाइम जब हमने 53,000 इंडेक्स के ऊपर थे तो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 100 बिलियन डॉलर्स के पास थी और डॉलर टर्म्स में बात करूँ तो इस वक्त तकरीबन 27 अरब डॉलर के आसपास हमारी कैपिटलाइजेशन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं तो कंपनीज ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स ने बम्पर डिविडेंड दिए हैं, इस गेन काफ़ी अच्छा किया है। अगर उनके स्टॉक के हम बात करते हैं, ऑयल एंड गैस में कुछ इन्वेस्टमेंट की खबरें हैं जिसकी वजह से आप देखें इनके स्टॉक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। साथ साथ जो हमने मईशत में इस्लाहात कर रहे हैं और हुकूमत ने जैसा हवाला हंडी के ऊपर काम किया है, क्रैक डाउन किया है, अफगानिस्तान में स्मगलिंग का रास्ता रुका है, उसके सारे मुस्बत आजाद सामने आ रहे हैं। और आपने IMF का जिक्र किया, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात काफ़ी मुस्बत संत में आगे बढ़े और गवर्नमेंट हम देखें रिसेंट पास में बहुत कॉन्फिडेंस है कि IMF के साथ मुज़ाकरात में कि बासानी 700 मिलियन डॉलर हम बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। तो उसके बाद ये सारे अवामिल हैं जिसका असर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं और मार्केट ने आज 53,000 की सतह अबूर की। तमाम सूरत हाल काफ़ी अच्छी थी लेकिन इस दौरान इलेक्शन की खबर आ गई और इलेक्शन ने मार्केट को मज़ीद तक़वियत बख्शी है। क्या कहिएगा, कौन से स्टॉक ऐसे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो आज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो आज आपको क्या लगता है पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है, दूसरे सेशन में कोई प्रॉफिट टेकिंग देखने को आ सकती है या मार्केट मजीद कोई नया हाई बनाने जा रही है? देखिए, मार्केट ने 53,000 का तो हाई से पहले भी किया 53,200 पे, लेकिन मैं आपके नाज़रीन को बताते चलूँ इससे पहले मार्केट आज तक कभी 53,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। 53,000 24 मई को टच करने के बाद हम दोबारा 52,800 की सतह पे हमने क्लोजिंग दी थी। अगर इंटरडे क्लोजिंग अगर आज मार्केट 53,000 इंडेक्स से ऊपर क्लोज करती है तो टेक्निकली एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात होगी और मार्केट में इन्वेस्टर का एतमाद मजीद बहाल होगा और हम मार्केट में नई सतह अबूर होते हुए आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर IMF से पैसे आ जाते हैं, IMF हमें राज़ी कर देता है, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि मार्केट में IMF जो है वो बहुत खुश नज़र आ रहा है जितनी कंप्लाइंसेस इस वक्त पाकिस्तान में हो चुकी हैं उनकी, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि मज़ीद नया रिकॉर्ड? देखिए, फर्दर इसके डिपेंड करता है कि बाहर से हमारे पास इनफ्लोज किस तरह से आ रहे हैं। यकीनी तौर पे आप पिछले 2 से 3 दिन में देख रहे होंगे US डॉलर बढ़ रहा है और 282 से ऊपर आ चुका है दोबारा से ना। पिछले 6 दिन हो गए हमें US डॉलर को बढ़ते हुए देख रहे हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो हमारे रिजर्व है। हमारे रिजर्व अभी भी 7.6 बिलियन डॉलर्स के पास हैं, इनको हमें इंक्रीज करना है। और खासतौर पर जो मिडल ईस्ट में वॉर हुई है उसकी तलवार अभी तक लटक रही है कि ऑयल प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका असर भी देखना होगा। तो ये सारे अवामिल हैं जिसकी चीज़ें देखने में आ रही हैं। जैसे कि शहरियार का यही बताना है कि इस वक्त तक जो कि बहुत सारे अवामिल जो कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट पे जिन्होंने इन्फ्लुएंस डाला हुआ है वो यही है कि जो IMF से मुआहदा है अगर मज़ीद उसके अंदर हमें पैसे मिल जाते हैं वो एक एतमाद बहाल करेगा। साथ ही इसके अंदर अगर देखा जाए जो आने वाले दिनों के अंदर अगर डॉलर की कीमतों में मज़ीद कोई रद्द-बदल आएगा वो भी इसको एक सहारा देगा। और साथ साथ अगर स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई भी रद्द-बदल किया जाता है, अगर शराय
सूद में भी कमी आती है तो यकीनन स्टॉक मार्केट के लिए वो भी एक बेहतर खबर होगी, जहां क्रैक डाउन किया गया तमाम स्मगलर से जो हो रही थी डॉलर को लेके, चीनी को लेके, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब हुकूमत कंट्रोल कर रही है तो यही तमाम अवामिल हैं जो स्टॉक मार्केट को इस वक्त सहारा दिए हुए हैं। और मज़ीद इसी तरीके से मार्केट जो है वो हमें नज़र आ रही है कि आने वाला, क्योंकि आज दूसरे सेशन का जब कारोबार शुरू होगा तो लगता यही है कि मार्केट में हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन नज़र आए, उसके बाद मार्केट जो है एक अच्छी क्लोजिंग के साथ जा सकती है। जी अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फ़ायदा ही हो रहा है, 53,000 क्लोजिंग इससे पहले नहीं हुई इन चंद सालों में, तो जिस तरह से फ़ायदा देखा जा रहा है तो इस तमाम तर सिचुएशन का जो है आम आवाम पर किस हद तक इसका फ़ायदा हो सकता है? कीमतों में कमी हो सकती है, कुछ इसका फ़ायदा बताएंगे? बिल्कुल देखिए, ये जो स्टॉक एक्सचेंज के जो जितने भी काम करने वाले हजरात हैं, जो इसके अंदर जिनके अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो उनके लिए तो बहुत अच्छा दिन है आज का, ये बहुत अच्छी खबरें हैं। और वो लोग जो मज़ीद इस तरह मार्केट अगर तेज़ होती है तो उसके ऊपर किस तरीके से इसका असरअंदाज होंगे, उसके लिए भी एक ये बहुत अच्छी खबरें हैं, जो कि आम वो लोग जो कि इधर यहाँ पे अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो अपना एक इंटरेस्ट रखते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर अपना कारोबार करें और उससे ही अपना जो है कारोबार से मुंसलिक होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबरें हैं। बहुत अच्छा इस वक्त टाइम है कि जो लोग चाहते हैं कि मज़ीद, क्योंकि इस वक्त भी कुछ ऐसे आइटम जिनको हम कहते हैं सेक्टर्स के अंदर, वो ऐसी कंपनीज के शेयर्स की कीमतें मौजूद हैं जिसके अंदर अभी भी इन्वेस्ट करने की गुंजाइश मौजूद है। और अगर इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, अगर लोग चाहते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो उसके अंदर भी इस वक्त एक अच्छा जो है मौका है कि लोग चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्ट करें और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कमाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में यकीनन हमारे जो है इस वक्त जो ब्रोकर हजरात हैं या जितने यहाँ पे लोग कंसर्न हैं, उनका ये हमने पिछले दिनों भी रिपोर्ट किया कि लोगों का कंसर्न यही है कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा, जो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे नुकसान होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। लेकिन अब जिस तरीके से मईशत की खबरें आ रही हैं, आने वाले दिनों में जहाँ इलेक्शंस की खबरें हैं और मुल्क में एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो एक यकीनन ये ऐसी खबरें हैं जो कि आपके जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है जहाँ 2017 की जो बात करें, उस वक्त जो शेयर्स की कीमतें थी वो अब तक, जहाँ इंडेक्स जो है इतना हाई मारने के बावजूद जो है वो इंडेक्स इस वक्त तक वो कीमतें उनको नहीं हो पहुँच सका जो कि 2017 के अंदर जिस आइटम की जो कीमतें थी वो अब इस वक्त अभी नहीं है, वो उसकी आधी कीमत में इस वक्त भी स्टॉक जो है अवेलेबल है और लोग खरीदना चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी अच्छा, ये भी बताएगा, मज़ीद लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हो रहा है स्टॉक मार्केट में, सरमायाकारी में इंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो इलेक्शन के ऐलान के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, तो जो सतह 53,000 की सतह जो अबूर कर गया है, ये सतह आगे मज़ीद बढ़ती हुई देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इन्हीं सब खबरों को जानने के लिए हमारे साथ अभी अमीन यूसुफ भी आ गए हैं मार्केट में, क्योंकि बड़ी गहमा गहमी सी लगी हुई है। अमीन भाई, सारे रिकॉर्ड टूट गए, अब हमारी लोगों का कि क्या कितना चार्म है इस मार्केट में, मजीद लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितने नए मेंबर्स आप समझते हैं कि लोग आए, नए अकाउंट्स बनाएं, ब्रोकर्स के पास क्या डेटा है, आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, आप बड़ी अच्छी बात की कि सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड तो हो गई, लेकिन इन्वेस्टर के साइज़ का रिकॉर्ड नहीं टूटा। और माशाल्लाह से ट्रेडिंग हॉल में भी काफ़ी मीडिया है, यहाँ भी काफ़ी तेज़ी है मीडिया में भी, तो लग रहा है कि देखिए इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। हमने सारे रिफॉर्म्स कर लिए, स्टॉक एक्सचेंज के सारे रिफॉर्म्स कर लिए, लेकिन इन्वेस्टर के साइज़ हम नहीं बढ़ा सके। हम रीजनल मार्केट्स को कंपैरिजन करते हैं, इंडिया को, बांग्लादेश को, लेकिन वहाँ इन्वेस्टर का साइज़ क्या है, यहाँ क्या है। देखिए, जब मार्केट घटती है तब हमें फील हो रहा होता है कि इन्वेस्टर्स नहीं होता, तो फिर वो मार्केट चल नहीं रही होती और नीचे की तरफ जा रही होती है। जब इन्वेस्टर का साइज़ बढ़ेगा, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन करेंगे तो ज़्यादा प्राइस डिस्कवरी होगी, ज़्यादा काम होगा, ब्रोकर भी बेनिफिशियल होगा, एससीसीपी भी बेनिफिशियल होगा, स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग फी मिलेगी और गवर्नमेंट को टैक्सेशन मिलेगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है तो मार्केट में हमें नई लिस्टिंग, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ कंपनीज आएँ और लिस्ट कराएं और पैसा रेस करें। 22% पे इंटरेस्ट रेट पे तो बहुत मुश्किल है कमाना और काम करना, तो इस पर काम करने के, इसमें मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि होना ही चाहिए कि थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि कंपनी का एक साइज़ हो जाता है तो उसके लिए मैंडेटरी होकर स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्ट करवाएं। कोई भी आगे लिस्ट नहीं करवाएगा जब तक आप रिफॉर्म्स और ऐसी इस किस्म के रेगुलेशन
कैलकुलेशंस नहीं लेके आते। प्लस इसके अलावा जो लिस्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए और नॉन लिस्टिंग के लिए टैक्सेशन का बेनिफिट दें। देखिए, आप बेनिफिट नहीं देंगे तो कोई भी नहीं है। अगर नॉन लिस्टेड है, अगर फर्स्ट है उसको, अगर उस पर अगर 29% टैक्सेशन है तो यहाँ लिस्टेड के लिए आपको कम करना पड़ेगा, लुक्रेटिव करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपके पास लिस्टिंग नहीं बढ़ेगी। देखिए, लिस्टिंग बढ़ेगी, दूसरा एस्पेक्ट हम जो बात कर रहे हैं ना कि इन्वेस्टर कैसे बढ़ेंगे, वो इन्वेस्टर किस तरह बढ़ेंगे? आईपीओ जो इन्वेस्टर है खास तौर पर सब्सक्राइब कर रहा होता है क्योंकि उसको उसमें इतना रिस्क नजर नहीं आ रहा होता है, वो मार्केट में ट्रेड नहीं करते, तो इससे नया ब्लड आएगा। जो हम बात करें ना इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर इस तरह से भी बढ़ जाएगा, लिस्टिंग भी बढ़ जाएगी और इन्वेस्टर भी बढ़ जाएंगे। और प्लस हमें एजुकेट करने की जरूरत है, सोशल मीडिया को भी जरूरत है पे हम करें। और प्लस मीडिया तो कर ही रहा होता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सेमिनार्स करें, लोगों को एजुकेट करें। देखिए, प्रॉपर कैलकुलेशन से अगर आप काम करें तो आप पैसा इस मार्केट से बना सकते हैं। देखिए अमीन भाई, देखिए मेरा कंसर्न हमेशा, और हम नाज़रीन को ये बात बताना चाह रहे होते हैं कि जो 2017 की हम बातें करें, जो उसने अपना रिकॉर्ड बनाया, सबसे हाई उस वक्त गया, या अब तक का जो हाई है इस वक्त मार्केट वो बना रही है, लेकिन जो कीमतें हैं, जो अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो उस वक्त की कीमतों पे नहीं पहुंचे। कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, सही है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन वो कीमतें भी तो एक चार्म अभी है ना मार्केट के अंदर, लोगों को दे सकते हैं, लेकिन वो कीमतें कैसे बहाल होंगी उस वक्त तक? उस कीमतों पे जिन्होंने उस वक्त की इन्वेस्टमेंट की है वही उनकी पूरी नहीं हो पा रही, तो वो मार्केट तो हाई मार गई। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात लोग कहते हैं कि 100 बिलियन की मार्केट थी, उस जमाने में 104 रुपये का डॉलर था, अभी 282 का है। अगर 27 अरब डॉलर की आपके तो कन्वर्ट करो रुपी टर्म में, आप ज़्यादा हो, उस ज़माने से तो ज़्यादा हो ना, क्योंकि आपका रुपी डी वैल्यू हो गया, तो डॉलर तो इतने नहीं आएंगे, डॉलर वाइज में तो मार्केट नहीं बढ़ेंगी। ओवरऑल आप जो कह रहे हैं ना, इंडेक्स की बात है, इंडेक्स में कुछ ऐसा है कि डिविडेंड आ जाता है तो वो इंडेक्स में एडजस्टमेंट्स नहीं होती कंपनी की प्राइस में, तो उस पर भी रिविजिट करने की ज़रूरत है कि इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, अगर एक कंपनी एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस हो गई है, अगर उसकी वेटेज इंडेक्स में, तो उस हिसाब से उसको करेक्शन भी करना है, उसको नीचे भी करे तो उसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स पे सही आएगा। प्लस इन्वेस्टर की बात है कि इन्वेस्टर को जो है ना एजुकेट होकर काम करना पड़ेगा। लोग यहाँ आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, टिप्स पे काम कर रहे होते हैं, वो कभी भी नहीं जाए, और कुछ लोग फिक्स पे भी काम कर रहे होते हैं कि ब्रोकर को पैसा दे देंगे और ये पैसा बना लेंगे, वो भी इलीगल है, अलाउ नहीं है। तो ये जैसे हमने क्लेम्स में, मैं कमेटी में भी हूँ, तो हम देखते हैं कि लोग आते हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें खास तौर पर मैं इनको कहूँगा कि इस किस्म की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करें कि आप फिक्स पे कोई ब्रोकर को पैसा नहीं दे, वो इलीगल है और अलाउ नहीं है, और उसका क्लेम कभी होता है तो वो मिलता नहीं। इन्वेस्टर को चाहिए देखभाल के काम करे। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, देखिए म्यूचुअल फंड है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाए। अगर आपको लग रहा है आप खुद पर्सनल हैंडल नहीं कर सकते अपना ट्रेडिंग अकाउंट, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाए, वहाँ जाए। देखिए, म्यूचुअल फंड भी अगर काम कर रहा हो तो ब्रोकर को ऑर्डर दे रहा होता है ना, वो एग्जीक्यूट तो ब्रोकर ही कर रहा होता है। तो मिल के कलेक्टिवली हमें काम करने की जरूरत है। सबसे नीड ऑफ द डे के इन्वेस्टर्स को बढ़ाना है। जैसा आपने कहा रश लगा हुआ, तो इन्वेस्टर का भी रश होना चाहिए, और लोगों को पता, लोगों को देखिए कौन सा भी लोग समझते हैं कि शेयर्स में पैसे लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर प्रॉपरली अगर आप इकोनॉमी में ग्रोथ है तो सेक्टर में जिसमें ग्रोथ है उस सेक्टर से कंपनी आप उठाएं और काम करें, आप एनालिसिस करें। देखिए, अब तो स्टॉक एक्सचेंज में भाई सारा डेटा अवेलेबल है, डेटा पोर्टल में। एक ज़माने में तो हम लाइब्रेरी में जाते थे और बैलेंस शीट उठा के फिजिकल देखते थे, अब तो इतनी कन्वीनियंस है। इस बात पे देखें, जो ब्रोकर्स एसोसिएशन से आप मुंसलिक भी हैं, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं लोगों की, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर्स भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। ऐसे भी हालात हमने इसी स्टॉक एक्सचेंज के देखे हैं कि लोग आप सेटलमेंट्स की तरफ जाते हैं, लोगों की हज़ारों केस पड़े हुए हैं, लोग नैब में चले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें भी तो, ये खौफ भी तो एक मौजूद है ना इसी स्टॉक एक्सचेंज। लोग इसी खौफ की वजह से इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं बढ़ पा रही। किस तरीके से आप नए जो है अकाउंट्स मेंटेन कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन वो क्लेम्स नहीं लेती, वो एक्सचेंज के डिपार्टमेंट ने क्लेम का वो ले रहा होता है। अगर कोई आपको ब्रोकर की शिकायत करनी हो तो आप वहाँ जाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। और अब तो एसएससी का पोर्टल इतना ज़बरदस्त बन गया है कि ऑनलाइन आप जाए, फ़ौरन जाके ईमेल ब्रोकर को चले जाती है, तो वो तो आप एड्रेस हो गई, उनमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए देखो वही वाली बात है कि एजुकेट होना चाहिए। एजुकेट करने के लिए हमें यहाँ सेमिनार्स करने पड़ेंगे, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। उस पर हमने कभी भी काम नहीं किया। दुनिया भर में होता है कि एक मिनट में या 5 मिनट में आपका अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता है, और इतनी चीज़ें जो हम बोलते हैं कि ईमेल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं होती। देखिए, एक क्लाइंट आता है, आपको चेक देता है, चेक दे रहा होता है तो बैंक उसकी ऑलरेडी ईमेल की कंप्लाइंस कर चुका होता है। तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और लोगों को देखिए, कौन आके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये वाहिद इदारा है जो डॉक्यूमेंटेड है। आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा है इंस्टीट्यूशन है जहाँ इतनी डॉक्यूमेंटेशन हो, पेमेंट भी डॉक्यूमेंटेड है और रिसीवल भी पेमेंट डॉक्यूमेंटेड है और ट्रांजैक्शन भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसी तो कोई मार्केट मुझे नजर नहीं आती, एक भी बताते हैं। और टैक्सेशन भी प्रॉपर यहाँ से जा रहा होता है, कैलकुलेशन। तो हमें काम करने की जरूरत है, इस पे हमें रिविजिट करने की जरूरत है। अयाज राना चिटचट, आप कंटिन्यू रखें। और इलेक्शन का ऐलान होते ही सरमायाकारों का एतमाद जो है वो बहाल हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा हमें अपडेट करते रहिएगा। अयाज राना, फिल वक्त के लिए आपको बहुत शुक्रिया।
ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए पर पहुंच गया है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। जी, देखा जा रहा है कि जनाब बिल बैलेंस की अदायगी पर डॉलर फिर से महंगा और इंटरबैंक में जैसे कि आज डॉलर 57 पैसे महंगा हुआ 284 पर पहुंच गया। उसी तरीके से ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ 285 पर पहुंच गया। और माहिरीन का कहना है कि जो जनाब बिल बैलेंस की अदायगी है, जिससे जो है ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी हो रही है। गुज़िश्ता रोज जो स्टेट बैंक का डाटा है उसमें भी देखा गया है कि स्टेट बैंक के ज़खायर तो बढ़े हैं, लेकिन जो आपकी कमर्शियल बैंक है वहाँ से जो है 9 करोड़ डॉलर निकला है, क्योंकि जनाब बिल की अदायगी हो रही है, जिससे अपडेशन की वजह से डॉलर की तलब बढ़ रही है। एक बार से डॉलर महंगा होने लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से 3 बसें गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को लेकर होल्डिंग कैंप पहुँच गईं। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम होल्डिंग कैंप पे मौजूद हैं जो कि हाजी कैंप के ऊपर बनाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तारकीन वतन के खिलाफ, उनको जो है वो होल्डिंग कैंप पहुँचाया जा रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये पूरी बस जो है वो भरी हुई है। इसी के साथ साथ पीछे जो है वो एक ट्रक भी है जिसके अंदर इनका सामान जो है वो मौजूद है। उसके पीछे हम थोड़ा सा चले जाएँ तो इनका सामान जो है वो देखा जा रहा है। अंदर बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, जिनको होल्डिंग कैंप लाया गया है और उसके बाद इनके तमाम दस्तावेज़ात चेक किए जाएंगे। उसके बाद ही जो है वो इनको यहाँ से भेजने का जो है वो फैसला किया जाएगा। जिसके पास दस्तावेज़ात मौजूद होंगे, पूरे होंगे, उनको जो है वो नहीं भेजा जाएगा, जबकि जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं उनको जो है वो उनके इंदराज किया जाएगा और उनको भेजा जाएगा। सामान मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि पीछे एक लंबी कतार है, बसें मौजूद हैं, साथ साथ ट्रक मौजूद हैं जिसमें तारकीन वतन का जो सामान है वो लदा हुआ है। बसों के अंदर बच्चे, मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखा सकते हैं कि छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, साथ साथ ख़वातीन हैं, उनके जो मर्द हज़रात हैं वो मौजूद हैं। उनको जो है वो पूरी इनके एक रजिस्ट्रेशन का अमल है। तकरीबन ये 2 से 3 दिन हो चुके हैं इसको, इस रजिस्ट्रेशन के अमल को, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं, तमाम तर मामला देखे जा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी इस्तार के अंदर जो है वो इनको होल्डिंग कैंप पहुंचाया गया है। पीछे मोबाइल मौजूद है और आगे जो है वो स्पेशल ब्रांच की टीमें मौजूद हैं जो कि इंदराज कर रही हैं तमाम चीज़ों का। स्पेशल ब्रांच के साथ साथ नादरा की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर जो चीज़ें हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो यहाँ पर चेक किए जाएंगे। उसके बाद जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद होंगे सिर्फ उनको वापस भेजा जाएगा। जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं होंगे उनको जो है वो यहाँ पे उनका इंदराज करने के बाद उनको अफ़गानिस्तान जो है वो रवाना किया जाएगा। जिस तरह के आज 3 बसें जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में यहाँ से निकलेंगी और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद वो चमन बॉर्डर जाएंगी। उसके बाद वहाँ पर उनको जो है वो छोड़ा जाएगा ताकि वो अपने वतन जो है वो वापस पहुँच सकें। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो तमाम तर इंतज़ामात देख रही है। इंतज़ामात देखने के बाद इनको इजाज़त दी जाएगी। ये बसें होल्डिंग कैंप के अंदर जाएंगी जहाँ पर तारकीन वतन को जो है वो उतारा जाएगा और उसके बाद तमाम इनको जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएंगी। जुम्मे की नमाज़ के बाद पहली बस जो है वो रवाना होगी यहाँ से। अब तक की इतलात के मुताबिक 77 अफराद जो हैं वो इस वक्त होल्डिंग कैंप के अंदर मौजूद हैं, जिसमें मर्द, औरतें और ख़वातीन शामिल हैं। पोलियो की टीमें भी अंदर मौजूद हैं जो कि छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए यहाँ पर आई हैं। ताहम इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, तो जितने भी तारकीन वतन गिरफ्तार हो रहे हैं उनको जो है वो होल्डिंग कैंप पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर बल्दियात सिंध का महकमा बल्दियात और मातहत महकमों के घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी, ये बड़ी खबर है कि बरसों से महकमे बल्दियात के मातहत इदारों के कई मुलाजमीन जो हैं वो गैर हाजिर हैं, पोस्ट हैं, दफ्तर नहीं आते हैं। वजीर बल्दियात ने ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का फैसला कर लिया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंजूर शेख को इस किस्म की हिदायत दी गई हैं। और तमाम महकमे बल्दियात के जो एक तो महकमा खुद है और दूसरे उसके मातहत महकमे हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसमें KDA है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और दीगर इस तरह के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। ये तमाम अथॉरिटीज महकमा बल्दियात के मातहत इदारे हैं। इन तमाम अथॉरिटीज के घोस्ट मुलाजमीन
महकमा बल्दियात के गोश्त मुलाजमीन, उनकी तमाम तफसीलात जमा हो रही हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगा। बाद ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको शुक्रान किए जा रहे हैं, बाद को सस्पेंड किया जा रहा है, बाद ऐसे भी हैं जो बरसों से नहीं आते, उनको मुलाजमतों से बरतरफ किया जाएगा। इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं वज़ीर बल्दियात के हुक्म के बाद, और कहा जा रहा है कि जल्द इस पर अमल शुरू हो जाएगा। जल्द इस पर अमल शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नौरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। आज़ाद नौरिया हमारे साथ मौजूद होंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तकर्रुर तबादले का सिलसिला जो है वो जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 6 अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। 6 अफसरान हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं और जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कौन कौन से 6 अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादले भी कर दिए गए हैं? वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी सरकार ने 9 नवंबर को यौम अलामा इकबाल मनाने का ऐलान कर दिया है। नवंबर को मुल्क भर में आम तातील होगी और अगले जुमेरात को सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। 9 नवंबर की आज छुट्टी जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्लिफ्टन के साहिल पर बना अर्बन फॉरेस्ट तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। KDA के तामीराती मंसूबे कुदरती झीलों पर लगाए गए सैकड़ों दरख्तों के खात्मे का सबब बनने लगे हैं। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट जिसका प्रोजेक्ट जो है वो 2021 में शुरू किया गया था और 200 एकड़ पर ये मुश्तमिल है। अलबत्ता अब जो इसकी हालत ज़ार है वो अगर हम दिखाएं तो ये मुकम्मल तौर पर अब जो है वो उजड़ गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे आर्टिफिशियल लगून बनाई गई थी वो भी जो है वह गुजरने के साथ साथ खुश्क होती जा रही है, जबकि जो अर्बन फॉरेस्ट है उसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मसूद लोहार साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, 2-3 साल पहले ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और अब हम देख रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो उजड़ता जा रहा है वह गुजरने के साथ साथ, तो क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, हमने जनवरी 2021 में अपने ही पैसों से ये शुरू किया था। मैंने 3 साल यहाँ पे खुद डेडिकेट किया। हमारी 70 लोगों की यहाँ पे टीम थी और ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, मरीन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का एक मॉडल हमने शुरू किया था। मुर्तज़ा वहाब साहब और सिंध गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट थी और मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ग्रांट भी दिलाई थी 5 करोड़ रुपये की 2021 में। उसके बाद समहाउ जो है वो पानी हमारा मिलता था हमें 2 टैंकर, वो जनवरी 2022 से तकरीबन 2 साल हुए हैं, वो बंद हो गया। तो पहले तो जो लोटस और वाटर लिलीज़ की जो झील हमने बनाई थी उसको मैनेज करते रहे लेकिन अपने पैसों से, लेकिन जब रिसोर्सेज मुकम्मल तौर पे अपने ख़त्म हो गए तो फिर वो भी उजड़ गई। अभी भी सिंध गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर से कंपनसेशन मिली है इसके लिए। कराची में अगर मैंने ये प्लान भी दिया था कुछ क्वार्टर्स में कि कराची में अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको मैनग्रूव्स का ऐसा जाल बिछा के दे देंगे कि पूरा शहर उस मैनग्रूव्स की ब्लू कार्बन जो कॉम्पेंसेशन है उसी से गुजारा कर सकता है, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ मसूद लोहार साहब मौजूद थे और इनका ये कहना था कि 3 साल पहले जो ये मंसूबा बनाया गया था अब इसको जो है वो इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाली और बुरी हालत की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो प्लान तैयार किया गया है यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएंगी उसके बाद जो है ये जो लगून बनाई गई है मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और यहाँ पर इसके बदले वाटर पार्क बना दिया जाएगा। साथ ही साथ इनकी इंतज़ामिया से ये भी गुजारिश है कि यहाँ पर जो है इन चीज़ों के साथ दूसरी चीज़ों को जो है वो मर्ज करके इन यहाँ पे काम किया जाए ताकि जो है वो कराची की खूबसूरती के लिए जो बनाया गया ये अर्बन फॉरेस्ट था और साथ ही साथ जो लगून है वो जो है बच सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन यार मोहम्मद बलादी का कहना है कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की नई भर्तियाँ हुई हैं, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा सबा परवेज़।
जी बिल्कुल, शहर कायद में सरकारी स्कूल्स में तलबा की इनरोलमेंट इस साल ज़्यादा हुई है और इसकी वजूहात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन यार मोहम्मद बलादी साहब। जी मुझे बताइएगा कि क्या वजूहात हैं इस साल से सरकारी स्कूल्स में ज़्यादा इनरोलमेंट होने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपका सवाल है, ज़्यादा इनरोलमेंट जो इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह एक है कि हमारे पास जो नई अपॉइंटमेंट हुई है 2022 में, न्यू अपॉइंटमेंट टीचर जो आए हैं वो मेरिट पे आए हैं। वो है क्वालिफाइड भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं और प्राइवेट स्कूलों में जॉब भी करके आए हैं। तो उसकी वजह से हमारी इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुई है। और हमने इसके अलावा 252 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम सेक्शन कायम किए हैं। जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है हम इंग्लिश में उनको तालीम दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में जाके वो दाखिला लेते हैं, तो वो हम गवर्नमेंट के स्कूलों में उनको वो एजुकेशन दे रहे हैं। और मुफ्त एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, फ्री किताब दे रहे हैं, कोई उसकी जो है वो फीस वगैरह नहीं है। तो इसीलिए पेरेंट्स, एक वजह ये, दूसरी ये है कि महंगाई की वजह से भी कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस वगैरह, तो वो भी जो बच्चे हमारे पास गवर्नमेंट के स्कूलों में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि अब जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के बजाय सरकारी स्कूल्स में जो है वो टीचर्स की इस साल अपॉइंटमेंट ज़्यादा हुई है और वो टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। इसके साथ साथ जो है वो स्कूल्स में अब इंग्लिश मीडियम जो है वो चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ इनका दूसरी वजह बतानी ये है कि स्कूल्स में जो है वो अब सेकेंडरी स्कूल्स में और दीगर स्कूल्स में जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर्स में तलबा जो है वो अब ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस महंगाई के दौर में, जिस वजह से अब तलबा सरकारी स्कूल्स में जो है वो दाखिले की तरफ रुजू किया। जी मुआशी माहिर अतीकुर रहमान ने गैस की कीमत में इजाफे को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा कि गैस की नई कीमत से रीजन में न सिर्फ मुकाबले से बाहर हो जाएंगे बल्कि SME सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जैसे कि गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि जहां हुकूमत की जानिब से जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए गैस महंगी की गई है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट की जो सनतें हैं उनके लिए भी और जो नॉन एक्सपोर्ट जो सनतें हैं उनके लिए भी गैस महंगी की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान जो कि माशी माहिर हैं। अतीक साहब, गैस महंगी कर दी गई है, एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए भी जो है वो गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो गैस महंगी होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सनतों पर और हमारी इकॉनमी पर? अच्छा, अभी हम बिजली के बहरान से निकले नहीं थे। एनर्जी टैरिफ इतनी ज़्यादा थी कि मैं कहता हूँ कि किसी की तनख्वाह से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। अभी उसी से निकले नहीं थे कि गैस का बहरान आ गया और गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि हाउस होल्ड का तो मैं क्या जिक्र करूँ। इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं बताता हूँ कि जहाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़ाई गई है वहाँ पे जनरल इंडस्ट्रीज़ के लिए बढ़ाई। अब जनरल इंडस्ट्रीज़ की जब बात करते हैं तो हम इस पर देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज़ भी आती है, सिक इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं और बहुत सारी, सबसे बढ़कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं। SMEs तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, SMEs तो ऑलमोस्ट बंद हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं और एक फ्लड आ गया अनएम्प्लॉयमेंट का। ये एक बड़ी अगॉनिश सिचुएशन है, इसको कैसे कूप अप किया जाएगा। हमने गवर्नमेंट से कई बार रिक्वेस्ट की कि एनर्जी टैरिफ्स इतने ज़्यादा है, उस पर बात करते करते हम थक गए, वो नहीं हो पा रहा, तो कम से कम गैस में कोई रास्ता निकालें जिसमें वो वाली सिचुएशन ना पैदा हो जो अनबियरेबल हो जाए। तो ये इस वक्त एक अनबियरेबल सी सिचुएशन है। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि हम कंपटीशन की मार्केट से हट जाएंगे और कौन इंतज़ार करेगा हमका कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारे रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमको आ रहा है एक्सपोर्ट में, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है हमारा। ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए कि किसी तरह इन चीज़ों पर ओवरकम करें। लेकिन इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गैस की कीमतों में नज़रसानी करें और ऐसी फ़िज़ा पैदा करें जिसमें सनतकार और बिलख़ुसूस जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए एक्सपोर्ट में इजाफ़ा कर सकें और गैस की कीमतों को कम किया जाए ताकि जो सनतकार हैं उनकी परेशानी कम हो सके। जी, शहर कायद में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज़। 7 रोज़ा मुहिम में 25,85,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। कराची में जारी मुहिम में 12,414 पोलियो वर्कर्स की टीमें फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। मज़ीद बताएंगी राबिल अशरफ।
जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में पोलियो मुहिम का आज 5वां रोज़ है। हालिया पोलियो के केस के बाइस जो है वो पोलियो मुहिम का दोबारा से आगाज़ किया गया है। आज 5वां रोज़ है और हमारे साथ यहाँ पर कैंट स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ से कराची से हैदराबाद और वहाँ तक जाती है ट्रेनें, और यहाँ पर जो है पोलियो की टीम भी उनके साथ जाती है, जो कि अंदरूनी सिविल से सफ़र करने वाले बच्चों को जो है पोलियो के कतरे, हिफाजती कतरे पिलाए जाते हैं। हमारे साथ पोलियो के सुपरवाइज़र मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा कि पोलियो की टीमें जो है वो कराची से हैदराबाद जाती हैं, तो इस दौरान कितने बच्चों को टारगेट आप लोग मुकम्मल कर लेते हैं? 5 दिन है, आज 5वां दिन है, कितना टारगेट आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया और कितना बाकी है? हमने 30 तारीख से वर्किंग शुरू की थी। पहले दिन हमें बच्चों की एक बड़ी अच्छी तादाद मिल गई थी, उसके बाद दूसरे दिन बतदरीज कम हो रहे हैं, और आज जो तीसरा दिन है इससे जाहिर हो रहा है कि सिंध के अंदर ये पोलियो वैक्सीनेशन का काम DC साहब साउथ की जानिब से बहुत सख्त तरीके से करवाया जा रहा है। इसीलिए अभी इस टाइम जो है ना बच्चों की तादाद हमें कम मिल रही है। कल हमने पूरी ट्रेन के अंदर बाबा रहमान में 4 बच्चों को वैक्सीनेट किया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ पोलियो सुपरवाइजर मौजूद है, उनका ये कहना है कि कराची से हैदराबाद जो है यहाँ से टीमें जाती हैं और बच्चों को जो है वो पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाते हैं। बात आती चलूँ कि कराची में जो जारी मुहिम है उसमें 12,414 जो है पोलियो वर्कर जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह 25,85,000 से साइज बच्चों को जो है पोलियो की वैक्सीन पिलाने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। जबकि साथ साथ यहाँ पर जो है ना सिर्फ कैंट स्टेशन पर पोलियो मुहिम का आगाज़ है, बल्कि यहाँ से कराची से हैदराबाद टीमें जाती है, बल्कि पोलियो की वजह का जो हालिया केस रिपोर्ट हुआ था उसकी वजह से घर घर जाके जो है पोलियो की टीमें अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जी, कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात जैसे जैसे गहमी बढ़ती जा रही है, अपडेट करेंगे जवाद आसिफ। बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाब जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आफ्ताब चन्ना, जो कि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर ये इंतखाब लड़ रहे हैं कराची बार के लिए। इनसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं इंतखाबात के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह A1 तैयारियाँ चल रही हैं और अल्लाह का करम है, हम पुराने इधर के प्रैक्टिसिंग लायर हैं और तकरीबन में मार्च में हमने पाकिस्तान डेमोक्रेट लायर फोरम, हमारा ग्रुप है, ग्रुप नहीं एक फोरम है जिसने मुझे नामजद किया है, और हम होपफुल हैं क्योंकि हमारे साथ कसीर तादाद में बड़ा लाट जो है वो सीनियर दोस्त हैं और हमारे चाहने वाले, हमसे प्यार करने वाले बहुत से दोस्त हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम यही है कि हम बार के आने के अंदर बार और बेंच में तवाज़ुन पैदा करें। जैसे कि माजी में इधर बार और बेंच के दरमियान फड्डे 12-12 दिन अदालतें बंद होती थी, अनमेच्योर्ड किस्म की जो क़यादत हम लोगों ने चुनी थी, जिनको कोई ताकत ही नहीं थी, विजडम ही नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स टाइप करके कराची बार को, अदालतों को बंद कर दिया। हमारी कोशिश होगी कि हम आने के बाद बार और बेंच में तसादम ना करें, प्यार करें, इशूज़ को टेबल पर बैठ के हल करें। सर, ये बताएगा वकला की वेलफेयर के लिए आपका क्या मंशूर है? वकला की वेलफेयर के लिए सबसे पहले मेरा वेलफेयर के लिए ये है कि वकला हमारे सुबह को आते हैं, आने के बाद उनका खर्चा होता है, इधर पहुंचने के बाद उनको रोटी भी चाहिए, चाय भी चाहिए। सबसे पहले आने के बाद उनके लिए जो इधर खाने का शेड्यूल है वो कम होगा, चाय का शेड्यूल कम होगा। उनको जब हम रिलीफ नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा। और इधर जो ख़ास तौर पर है कि ख़ास तौर पर हमारे वकला को इधर ऐसे समझो कि रोटी में एक्सेस बिलिंग करके उनको लूटा जा रहा है, उसी सिस्टम को कम से कम मेरा ये टारगेट होगा कि मैं उसी को इतना कंट्रोल करूं कि कम से कम इधर जो वेटर भी आए तो उसको भी कोई ड्रेस हो और प्रॉपर तरीके से चले और लूट खसूट ना करे। ठीक है, देखा तो आपने इनका यही कहना था कि ये अपनी जीत के लिए पुरअज़्मी है, जबकि इनका यही कहना था कि वो वकला की वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे। जबकि जो वकला बरादर बेंच के दरमियान जामिया कराची में साल 2024 के दाखिलों का आगाज़ हो गया है। मज़ीद अपडेट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची में साल 2024 के लिए दाखिलों का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है, जिसकी मुनासिबत से सिल्वर जुबली गेट के साथ जो है हेल्पिंग डेस्क और कैंप्स का जो है इनेकाद किया गया है, जहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मालूमात फराहम कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस से मुतल्लिक। इसके अलावा जो तलबा तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी जो है कैंप्स लगाए गए हैं, जिस पे जो है जो नए दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात हैं उनको आगाही फराहम की जा रही है।
जामिया कराची ने अपने एक फैसला किया है जिसमें नए सेमेस्टर मतलब कि साल 2024 में जो एडमिशन्स होने जा रहे हैं उनके लिए 30% जो सेमेस्टर फीस है उसमें इजाफा कर दिया गया है। तो एक वालिदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी बेटी का एडमिशन कराने की मुनासिबत से जामिया कराची में तशरीफ लाए हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में कैसा है। 30% इजाफा महंगाई का है, क्या समझती हैं? हाँ जी, नहीं, सबसे पहले तो इतना ज़्यादा इजाफा होना ही नहीं चाहिए। तालीम हर जगह जो है कम की जाती है ताकि बच्चों के अंदर तालीम बढ़े, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम पे जो है पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे कम एडमिशन लेंगे। ज़ाहिर है इतनी महंगाई हो रही है, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते जब भी गवर्नमेंट की तरफ हम बच्चे आते हैं, और जब गवर्नमेंट में भी इस तरह करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों का लेना, किसी भी पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना। किसी भी पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं होता। इसके अलावा जायद फीस के हवाले से जो है इस्लामी जमात तलबा की जानिब से जो है अभी कुछ ही देर में जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा।